हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है बायोन्सी या फिर जैसे हमको बोलते हैं उत्प्लवन, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं बायोंट फोर्स, उत्प्लवक बल। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पास्कल लॉ देखा था, पास्कल का सिद्धांत। उसमें देखा था कि जो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक या कहीं पर भी अगर आपको हाइड्रोलिक दिखे तो समझ जाइएगा वो किस सिद्धांत पर काम करता है, पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है, उस पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, मतलब कि प्रेशर जो है उसका दाब, मतलब जो दाब है उसका क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। गुलशन, छोटू, पिंकू, कुरपति। साउंड कम है, एक बार मैं चेक करवा ले रहा हूँ। साउंड कम है तो देखता हूँ। ठीक है, साउंड में एक बार देख लेता हूँ, कम आ रहा है तो बोलता हूँ। चलिए, तो ठीक है, साउंड अभी ठीक हो जाएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ, यानी दाब का गलनांक बिंदु पर प्रभाव। गलनांक बिंदु पर प्रभाव समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, ऑन मेल्टिंग पॉइंट। एमपी का मतलब है यहां पर मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए, यहां पर जो दो तरह के क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर प्रेशर का इफेक्ट कुछ अलग होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। तो वहां पर प्रेशर का इफेक्ट जो होगा वो अलग होगा, है ना। ठीक, अब देखिए यहां पर जब हम लोग बात करते हैं, जो सबसे पहला याद रखिएगा, यहां पर पहला पॉइंट, हमारे नेचर में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी जिनका तापमान बढ़ाने पर आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। समझिए, यानी कि आप टेम्परेचर, जैसे एग्जांपल है इसका घी, डालडा, नारियल तेल, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिसका आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। पैराफिन, डेफिनेटली मोम भी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप याद रखिएगा, जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे ना, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर यहां पर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मेल्टिंग पॉइंट के। यानी कि जैसे इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, गलनांक बिंदु क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये गलनांक बिंदु है क्या? गलनांक बिंदु वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड किसमें कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। यानी गलनांक बिंदु वह तापमान है जिस तापमान के बाद कोई भी ठोस जो है वो किसमें कन्वर्ट होने लगता है, द्रव में कन्वर्ट होने लगता है।
और आपसे मेरा एक सवाल है, आप लोग बताएंगे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस धातु का होता है, किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, आप लोगों को यह बताना है। फटाफट आप लोग बताएंगे। यानी कि घी, डालडा, नारियल तेल और यहां पर मोम, मोम यानी जो से हम लोग बोलते हैं वैक्स या पैराफिन वैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका जो प्रेशर है, प्रेशर जैसे इनका बढ़ाओगे इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। सबसे ज्यादा जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, कई बच्चे बता रहे हैं पारा, कई बच्चे बता रहे हैं टाइटेनियम, कई बच्चे बता रहे हैं प्लैटिनम, है ना। याद रखिएगा एक बच्चे ने सही उत्तर दिया है, याद रखिएगा टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। और टंगस्टन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डब्ल्यू से, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं टंगस्टन को। और टंगस्टन जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता ही होता है, साथ ही साथ याद रखिएगा उसका रेजिस्टिविटी यानी जो उसकी प्रतिरोधकता है वो भी क्या होती है, काफी उच्च होती है। और ये जो टंगस्टन है इसका यूज किधर होता है, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका यूज होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 3500 डिग्री के आसपास होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। हाँ, और जब एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सरे जो प्रोड्यूस होता है वो जब कैथोड रे टंगस्टन जैसे धातु पर ही कैथोड रे डाला जाता है ना, तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल सही बताया है आपने, ठीक है। आगे चलें, ये बात समझ में आ गई सबको, हाँ या नहीं बताओ। साउंड तो यार ठीक है ना। A4 साइज का कौन सा नोट चाहिए भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का A4 साइज का नोट तुम लोग ढूंढ रहे हो। हाँ, साउंड प्रॉपर ठीक है, साउंड ओके है। अगर किसी में प्रॉब्लम आ रही है साउंड की तो हो सकता है उनकी तरफ इंटरनेट का इशू हो, या फिर वो अपने डिवाइस को एक बार चेक कर लें, या एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए अपने उसको, है ना, अपने ऐप को एक बार अब बंद करके फिर से आप ओपन कर लो। आइस नहीं, आइस का अभी देखेंगे विजय स्वामी जी, अभी देखेंगे आइस का। यहां तक बात सभी को समझ में आया, आगे चलें। थोर का हथौड़ी, थोर मतलब थोर मैं नहीं समझ पा रहा हूं, थोर क्या, थोर तुम पूछ रहे हो। अब कोई बता रहा है साउंड ओके है, कोई बता रहा है साउंड ओके नहीं है। इधर से तो साउंड ओके है, प्रॉपर है, पता नहीं क्यों काफी बच्चों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा। दूसरा याद रखिएगा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर, जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, वॉल्यूम घटता है। समझना इस पॉइंट को, वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। यानी कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसका टेम्परेचर आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, उसका घटेगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं आइस। जो आइस होता है ना सर, बर्फ, बर्फ के बारे में याद रखना, बर्फ का क्या होता है, 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। समझना बर्फ की क्या कहानी है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका जो वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। यानी आयतन क्या होता है, घटता है। अब तुम लोग ये बताओ, डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व का क्या सूत्र होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास बटे क्या होता है, वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यानी कि अगर इस बर्फ की बात करें, अगर इसका वॉल्यूम घट रहा है तो ये बताओ इसका जो घनत्व होगा क्या होगा, घनत्व इसका क्या होता है, बढ़ता है। घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम यानी द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन जैसे घटाएंगे तो इसका घनत्व बढ़ेगा। इसलिए आप लोग पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, कि जो बर्फ है यानी जो पानी है या बर्फ है उसका सबसे ज्यादा घनत्व, पानी का सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो किस टेम्परेचर, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा डेंसिटी।
पॉइंट को आप लिख भी लेंगे, आगे हम लोग लिखाएंगे। यानी इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, आइस हो गया, बर्फ हो गया। इसके बाद याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ढलुआ लोहा, ढलुआ ढलुआ लोहा। इसके बाद याद रखिएगा आपका आता है बिस्मत, होता है एक बिस्मत, है ना। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, बढ़ेगा, सॉरी वॉल्यूम क्या होगा इसका, घटेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। यानी यहां पर जो दाब होता है, दाब व्युत क्रमानुपाती होता है किसके, गलनांक बिंदु के। यानी कि इसका जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रेशर बढ़ाने पर इसका गलनांक बिंदु क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ, ठीक है। ढलवा लोहा, ढलवा लोहा, है ना, ये आयरन का टाइप है। बिस्मत भी आपका एक पदार्थ है ना, ठीक है। यहां तक लिख लिया सभी ने। बताइए, और बिस्मत का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ बिस्मत? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु का मतलब होता है ना, गलनांक बिंदु का मतलब होता है वह टेम्परेचर जिसके बाद कोई भी ठोस द्रव में कन्वर्ट होना। बिस्मत एक एलिमेंट है, एक तत्व है ना। बिस्मत क्या है, एक एलिमेंट है, एक तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 85। कितना होता है एटॉमिक नंबर? अरे जैसे आयरन है, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, जैसे आपका सल्फर है, ये सब एलिमेंट है ना। उसी तरह बिस्मत भी क्या है, एक प्रकार का एलिमेंट। ढलवा लोहा जो ये आयरन का एक प्रकार है ना, बराबर है। और बिस्मत का याद रखना है एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कुछ बच्चे यहाँ पर 85 बता रहे हैं, कुछ 83 बता रहे हैं, तो याद रखिएगा 83 होता है, नॉट 85, 83 होता है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि घी, डालडा, नारियल तेल, मोम, इस तरह के आपके दे दिए जाएंगे उदाहरण, और पूछा जाएगा घी में अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे इसके मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए घी है, अगर उसमें प्रेशर को आप बढ़ाओगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। प्रेशर आप घटाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन जब हम आइस की बात करते हैं, ढलवा लोहा है, इसकी बात करते हैं, बिस्मत की बात करते हैं, ये बिस्मत है ना, इसको याद रखिएगा, इसका एटॉमिक नंबर 83 होता है, लिख लेना अगर लिखना है तो। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 83। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए बर्फ, पूछा जाए कि बर्फ में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बर्फ का जब प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा। बर्फ में अगर आप प्रेशर घटाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ, यानी इधर आपका प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, यहां पर प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। लिख भी सकते हैं आप ऐसे, इसे प्रेशर जहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहां पर आप प्रेशर घटाओगे, दाब घटाओगे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, गलनांक बिंदु क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जस्ट उल्टा हो, प्रेशर बढ़ाएंगे, इन सब के लिए क्या होगा, प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। और अगर आप यहां पर प्रेशर घटाओगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो। ये बात समझ में आ गई, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं, आयतन कहते हैं वॉल्यूम को हिंदी में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैन आई मूव?
माइक और ऊपर लगा लें तो लगा ली, हो गया। हाँ, और इतना चलेगा। चलो सेकेंड एग्जाम पॉइंट में, एग्जाम्पल में वाटर होगा। यहाँ पर देखिए मेल्टिंग पॉइंट हमेशा किसका होता है, सॉलिड का होता है ना। तो जब भी यहाँ पर लेंगे हम सॉलिड लेंगे, कोई सॉलिड होगा यहाँ पर, है ना। जैसे ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट, ये ढलवाल हुआ, ये लिक्विड, ये बिस्मथ लिक्विड, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अभी अब बता रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट हैं, है ना, कि देखेंगे आप एग्जाम में हमेशा अक्सर सवाल बनते हैं। अभी आप देखोगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये पिछला वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि दाब का किस पर प्रभाव, दाब का क्वथनांक बिंदु पर प्रभाव, क्वथनांक बिंदु पर प्रभाव। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, समझना वह टेम्परेचर जिसके बाद कोई लिक्विड किसमें कन्वर्ट होने लगता है, गैस में कन्वर्ट होने लगता है, वह तापमान जिसके बाद कोई द्रव किसमें कन्वर्ट होने लगता है, गैस में, उसी टेम्परेचर को क्या बोल देते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट, या फिर उसी टेम्परेचर को क्या बोल देते हैं, क्वथनांक बिंदु कह देते हैं, क्वथनांक बिंदु कह देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं पानी का क्वथनांक बिंदु, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना केल्विन में कितना होता है, केल्विन में कितना होता है आप लोग ये बताइए। जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना होता है, नॉट इन सेल्सियस, इन केल्विन। ठीक है, बताना है आप लोगों को। अब देखिए यहां पर क्या होता है, प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सर अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे कोई भी पदार्थ, डजंट मैटर, यहां पर कोई भी पदार्थ है, अगर आप दाब बढ़ाओगे साहब तो उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी उसका क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप प्रेशर घटाएंगे, कोई भी पदार्थ है, कैसा भी पदार्थ है, प्रेशर घटाएंगे आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बात समझ में। और याद रखेंगे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है केल्विन में कितना होता है, 373 केल्विन, या फिर सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्वथनांक बिंदु होता है किसका, याद रखिएगा, पानी का। और अगर आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछे, हिमांक बिंदु पूछे, बर्फ का, अगर आपका पानी का हिमांक बिंदु पूछ ले या फिर बर्फ का गलनांक बिंदु पूछ ले, तो वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं एक चीज, जो भी बार बार पीडीएफ के लिए परेशान हो रहे हैं, तो मैं A4 पीडीएफ की अगर बात करूं तो A4 पीडीएफ आपको लास्ट में मिल जाएगा, जब फिनिश होगा तो आपको A4 पीडीएफ दे दिया जाएगा जो प्रिंटेबल है। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको वाकई में अगर आप सीरियस हैं एग्जाम के लिए, तो अपने नोट्स बनाइए, डोंट रिलाई ऑन A4 पीडीएफ, है ना। मुझे भी पता है बच्चे कितना पीडीएफ निकाल के पढ़ते हैं, मैं भी आपके दौर से गुजर चुका हूं, है ना। तो अपने नोट्स बनाइए, मैं बार बार बोल रहा हूं। हाँ, वन लाइनर पीडीएफ मैं आपको दूंगा, वो 10 पेजेस के होंगे, 10 पेजेस 15 पेजेस के आसपास होंगे, वो मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, उसको आप प्रिंट आउट निकाल के उसको आप पढ़िए। मैंने आपको जब बोला है कि मैं वन लाइनर पीडीएफ आपको 1000 पॉइंट के आसपास का दूंगा, तो ये जो A4 पीडीएफ बोल रहा है ना, अपने नोट्स बनाइए ना, लिखने नहीं आता है आपको, अपनी कॉपी बनाइए, रिवाइज करने में आपको सहायता मिलती, उससे आपको रिवीजन में हेल्प मिलता है। आप कहेंगे A4 पीडीएफ दे देंगे, 100 पन्ने का दे देंगे, 150 पन्ने का दे देंगे, A4 पीडीएफ बना के पूरा किताब छाप के दे देंगे, तो कितना पढ़ोगे तुम लोग, सही से बताना, बताइए। हाँ, एलपी एग्जाम के पहले दे देंगे आप लोगों को,
अभी है ना, आपको मतलब जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। तो देखो भाई, अगर सिलेक्शन चाहिए ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, अपने नोट्स बनाओ, जितना एक चीज को ना नोट्स बनाओ, 5 बार रिवाइज कर लो किसी नोट्स को, देखो कैसे भूलते हो, भूलोगे ही नहीं। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका नोट्स बनाओ, 4 से 5 बार उसे रिवाइज करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लो। सिलेक्शन चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया तो पीडीएफ A4 पीडीएफ अपना इंटरनेट पर डालो, अभी जाके डालो फिजिक्स पीडीएफ, कम से कम 5000 पीडीएफ तुमको मिल जाएगा उसका। नोट्स बनाइए अपना, है ना, खुद के नोट्स बनाइए। वन लाइनर का मैंने बोला है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपको मैं, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें मैं आपको वन लाइनर, क्योंकि इस बीच में है ना छुट्टी है, तो मैं उस पर थोड़ा वर्क करके, काम करके, बढ़िया एकदम बढ़िया बढ़िया 1000 पॉइंट तैयार करके आपको अवेलेबल करा, ठीक है। देखो सौरभ, टेम्परेचर का जो ओरिजिनल, जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। नहीं नहीं कुलवंत, उसके पहले नहीं होगा, उसके पहले खत्म नहीं होगा, है ना। अभी आपका टाइम फिजिक्स में ना टाइम लगेगा, मान लीजिए कि फिजिक्स खत्म होने में मोटा मोटी दिसंबर पूरा चला जाएगा, है ना, दिसंबर तक जाएगा फिजिक्स खत्म। चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट आप ये समझो। पहला एग्जाम्पल, बर्फ हमेशा नीचे से पिघलती है। बर्फ हमेशा नीचे से पिघलती है, क्यों? बर्फ हमेशा नीचे से पिघलती है। कभी बर्फ खाते हो, आइसक्रीम वगैरह खाते होगे, बर्फ वगैरह खाते होगे, तो नीचे वाला ना जल्दी पिघलता है, ऊपर वाला कम पिघलेगा। नीचे से बर्फ जो है ना पानी में टपकता रहेगा, कभी खाते होगे तो पता चलता होगा। याद रखिएगा, बर्फ हमेशा नीचे से पिघलती है क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा होता है, तो बर्फ का गलनांक बिंदु क्या हो जाता है, तो बर्फ का गलनांक बिंदु कम हो जाता है, घट जाता है। बर्फ हमेशा नीचे से पिघलता है, क्यों? क्योंकि नीचे में ना प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। नीचे में प्रेशर ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ जो मेल्टिंग पॉइंट होगा नीचे की तरफ, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा बर्फ का। इसलिए बर्फ हमेशा नीचे से पिघलता है। दूसरा, बर्फ के पहाड़, बर्फ के पहाड़ जो होते हैं, और हमारा सवाल है आप लोगों से, स्टडी ऑफ माउंटेन क्या कहलाता है बताओ। स्टडी ऑफ माउंटेन यानी पर्वतों का अध्ययन, पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए। बर्फ के पहाड़ हमेशा नीचे से पिघलते हैं सर, बर्फ के पहाड़ हमेशा नीचे से पिघलते हैं। बात क्या, बर्फ के पहाड़ हमेशा नीचे से क्यों पिघलते हैं, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा होने के कारण, नीचे प्रेशर ज्यादा होने के कारण, नीचे प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु क्या होता है, घट जाता है। नीचे जो है वो क्या होता है, घट जाता है मेल्टिंग पॉइंट। और इसलिए देखते हो माउंटेन की स्टडी को क्या बोलते हैं, ओरोलॉजी। जितनी भी नदियां बनती है, अभी आएंगे, वो अलग कारण है कुमार जी, प्रवीण जी। बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम, इसलिए कम घनत्व वाली वस्तु हमेशा ज्यादा घनत्व वाली वस्तु के ऊपर फ्लोट करती है। ये हम डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट में इसी चैप्टर में। याद रखिएगा, ये जो बर्फ के पहाड़ हैं वो हमेशा नीचे से क्या होते हैं, पिघलते हैं, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, घट जाता है। ठीक,
और इसके बाद की बात करते हैं, तीसरा एग्जांपल याद रखिएगा, जमे हुए लेक, लेक यानी झील, है ना, लोग गया है झील घूमने के लिए गए होंगे, झील या रिवर, नदियां कई बार जम जाती है ना जी, नदी में नीचे मछलियां जिंदा रहती है, जो नदी वगैरह होता है ना ऊपर से तो जमा होगा, लेकिन अंदर जो होता है वो पानी होता है, लेक जो होता है ऊपर से तो जमा होगा, लेकिन नीचे जो है वो क्या होता है, पानी ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, लेक या झील में या रिवर में, नदी में मछलियां जिंदा रहती है, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा होने के कारण, नीचे प्रेशर ज्यादा होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट घटता है और बर्फ पानी के रूप में होता है। और किसके रूप में होता है? बर्फ, और बर्फ पानी के रूप में। इसलिए जो बर्फ का झील है, बर्फ का नदी है, ऊपर से तो बर्फ रहेगा लेकिन अंदर उसमें क्या रहेगा? पानी रहेगा। प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाब। अभी बताएंगे विनय जी, के ऊपर भी बात करेंगे, आगे चलेंगे। अब देखो एक चीज समझिएगा, यहां पर मेरा दो फिर से एक सवाल है। एक तो सवाल है कि स्टडी ऑफ लेक, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झील का अध्ययन क्या कहलाता है, एक तो ये बताओ। और मछली के बारे में मैं 4-5 पॉइंट बोल देता हूं, तुम लोग लिख लेना। वन लाइनर वाला में मैं 4-5 पॉइंट बोल देता हूं, फटाफट लिख लेना मछली के बारे में। मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थायोलॉजी। मछली का पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। राष्ट्रीय मछली अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हैदराबाद में। मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन आया था? नीली क्रांति आई थी। ये सब पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, कहां पर? वन लाइनर वाले कॉपी में। और लेक का अध्ययन, झीलों का अध्ययन, याद रखना रेलवे का ये सब ना बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी। क्या बोल देते हैं? लिम्नोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, फटाफट यहां तक लिखो, फिर चलता है इसके आगे। ये तो तीन एग्जाम्पल हुआ है, ये और भी एग्जाम्पल है। अभी समझेंगे हम लोग कि पहाड़ पे जब जाते हैं वहां पर खाना कुकर में काहे पकाते हैं, वहां पर नॉर्मल खाना पकाते हैं तो चावल या खाना कच्चा काहे रह जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऋतिक वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस द्रव में बदलता है। जैसे पानी है, जैसे बर्फ है, बर्फ ठोस है, वह तापमान जिस पर बर्फ पानी में बदल जाए वो बर्फ का क्या हो गया? गलनांक बिंदु। और बर्फ कितने 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर क्या होता है? पानी में बदलने लगा। अब पानी लिक्विड है, अब वह तापमान जिस पर कोई लिक्विड, कोई द्रव गैस में बदलने लग जाए, कोई लिक्विड किसमें? गैस में बदलने लग जाए, यानी कि पानी है, पानी जिस तापमान पर वाष्प में यानी कि वाटर वेपर में, जल वाष्प में बदलने लग जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, उसे बोलेंगे हम क्या? गलन क्वथनांक बिंदु या फिर बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। वन लाइनर को मैं रिपीट कर दे रहा हूं। जो मछली है, मछली का अध्ययन इक्थायोलॉजी कहलाता है ना। मछली के पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। राष्ट्रीय मछली अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। और मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीली क्रांति आई थी। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। बात समझ में? डेफिनेटली हो जाएगा, सीबीटी 1 आराम से कवर हो जाएगा विकास। लिक्विड से सॉलिड में बढ़ेगा तब बॉइलिंग पॉइंट होगा। अरे नहीं बाबू, लिक्विड से नहीं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तब बॉइलिंग पॉइंट होगा।
है ना। लिक्विड से जब कोई सॉलिड में कन्वर्ट होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। नीली क्रांति में मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आया था नीली क्रांति। ये सब ना हम लोग पढ़ेंगे जब, देखो केमिस्ट्री वाला चैप्टर, केमिस्ट्री में जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे इससे सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातित पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सब्लिमेट मटेरियल। उसका एग्जाम्पल कपूर है, आयोडीन है, नौसादर है ना, नफ्थलीन है, की बर्फ है, वो सब उसका एग्जाम्पल। वो हम केमिस्ट्री में जब मैटर टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर बताएंगे आप, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा चौथा एग्जाम्पल याद रखिएगा। देखो जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, आप ये बताओ, नीचे बढ़ने पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तो प्रेशर क्या होगा, दाब क्या होगा, घटेगा। यहां पर जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं तो प्रेशर क्या होता है आपका, बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। यानी आपको यह पता है ऊंचाई बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब का मान क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब का मान क्या होगा, घटेगा। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब का मान घटेगा, है ना। अब इसके कारण क्या होता है, ज्यादा ऊंचाई पर, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा चौथा, कि पर्वतों पर खाना पूरी तरह से नहीं पकता है, नहीं पकता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। और वायुमंडलीय दाब घटेगा तो बताओ क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। वायुमंडलीय दाब घटता है तो इससे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। अब देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस, समझना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो जल है ना, ये किस में बदलना शुरू हो जाएगा, ये जल जो है जलवाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा, जलवाष्प में। लेकिन अब क्या है, हम ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, ऊंचाई पर गए तो दाब क्या हो गया, वहां पर घट गया। अब दाब घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है, घट जाता है। अब वाटर को जहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना चाहिए, वहां पर ये मान लीजिए कम तापमान पर बॉयल होने लगता है, यानी 80 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए, या 70 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए क्या होने लग गया, बॉयल होने लग गया। यानी कि 80 डिग्री या 70 डिग्री सेल्सियस पर ही जल जो है जलवाष्प में बदलना शुरू हो। अब यहां पर कम टेम्परेचर पर खाना पकेगा, तो कम टेम्परेचर पर जब खाना पकेगा भाई, यानी कि यहां पर खाना क्या रहेगा, पूरी तरह से नहीं पकेगा, कच्चा रह जाएगा। सही तरीके से खाना, बात समझ में फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं पांचवा एग्जाम्पल। पांचवा एग्जाम्पल में याद रखिएगा, प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर जो होता है, अब यहां पर प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, आप लोग भी प्रेशर कुकर में खाना बनाते होंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, खाना जल्दी पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होने से, समझिएगा, प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्रेशर कुकर में
प्रेशर ज्यादा है, उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया, यानी 150 डिग्री सेल्सियस हो गया पानी का बॉइलिंग पॉइंट। अब खाना ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा मतलब कि उस पर क्या, उस पर पकड़ा है, ज्यादा टेम्परेचर पर पकड़ा है खाना यहाँ। इसलिए खाना जो है प्रेशर कुकर में क्या हो जाता है आपका, जल्दी बन जाता, जल्दी पक जाता। मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताइए, तो प्रेशर कुकर है, इसका जो हैंडल होता है वो किससे बना होता है आप? अरे यहां पर टेम्परेचर का बात है नहीं, यहां पर उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बात हो रहा है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि बॉइलिंग पॉइंट का बात हो रहा है यहां पर, कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यानी कि जब ऊंचाई पर जाएंगे, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो वायुमंडलीय दाब जो है ना, वो क्या होता है, घटता। वायुमंडलीय दाब घटने के कारण आपका उसका जो मतलब पानी है, वायुमंडलीय दाब घटेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि पानी वहां पर कम तापमान पर क्या होने लगेगा, उबलने लग जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा, है ना, जिसके कारण खाना जल्दी नहीं पकेगा। बॉइलिंग पॉइंट मैंने कितनी बार बताया कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह तापमान होता है जिसके बाद जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड, कोई द्रव गैस में कन्वर्ट होना, यानी वह तापमान जिस पर पानी जलवाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु। और पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन पर इसमें जलवाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। और याद रखिएगा कि जो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर का हैंडल किससे बना होता है, वो बना होता है बैकेलाइट से। किससे बना होता है, बैकेलाइट। बैकेलाइट के बारे में याद रख लीजिएगा, ये सब वन लाइनर में लिख लेना। बैकेलाइट से, ये जो बैकेलाइट है ये सबसे पहला मानव निर्मित प्लास्टिक है, फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक है, पहला मानव निर्मित प्लास्टिक है बैकेलाइट। और बैकेलाइट के बारे में याद रखिएगा, ये जो है ना इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है ना, बिजली में जो स्विच होता है वो भी इसी से, बाल्टी जो है वो भी इसी, है ना। तो प्रेशर कुकर का जो हैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, हैंडल वो इसी बैकेलाइट से बनता है। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ जी, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बिल्कुल आपने सही बताया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। ठीक है, क्या डाउट है काशिफ जी आपका, बताइए क्या डाउट है। सर तो बैकलाइट मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, यस वेरी हाई, सर वेरी हाई, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। एक बार और बता दीजिए कृपया। ठीक है, मैंने देखिए क्या बताया, जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकेगा, क्योंकि प्रेशर कुकर में ना अंदर जो होता है प्रेशर हाई होता है, और प्रेशर हाई होने के कारण वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो बढ़ जाता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अब मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो गया, 150 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अंदर जो है ना प्रेशर बढ़ने के कारण क्या हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ गया। अब वो वेपर बाद में बनेगा, यानी कि वो जो मतलब आपका वहां पर जो खाना पकड़ा है वो ज्यादा टेम्परेचर पर पकने लग जाएगा, है ना। इसके कारण वहां पर खाना आपका जल्दी, जब प्लेन हाइट पे होती है तो
प्लेन के अंदर या बाहर किसकी बात करते हैं? क्या दाब ताप पर निर्भर करता है? दाब और ताप क्या है, इसके बीच में रिलेशन है। जब हम लोग हीट में आएंगे ना, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ेंगे, वहां पर हम दाब और ताप के बीच रिलेशन पढ़ेंगे। दाब के बीच, ताप के बीच, वॉल्यूम के बीच क्या रिलेशन है, इसमें हम लोग चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे। आप अभी उस पर मत जाइए, ठीक है। कहीं पर दाब आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में टेम्परेचर घटाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। वो अलग अलग कंडीशन, वो हम लोग चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ये सब पढ़ेंगे कहां पर, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी पकेगा, इसलिए आप खाना पकाइए अमित। नॉर्मल चावल को नॉर्मल आप ऐसे पकाओ और खाने को ऐसे आप एक नॉर्मल टेम्परेचर पर पकाओ, और दूसरा क्या करो, खाना को लो और प्रेशर कुकर में पकाओ, प्रेशर कुकर में जल्दी पके। क्या समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए ना, क्या समझ में नहीं आ रहा है, आप ये बताइए। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, यहां तक सबको क्लियर है? ये सब पढ़ेंगे, जब प्लास्टिक पढ़ेंगे ना भाई, आप लोग ना एकदम आगे बढ़ने लग जाते हैं किसी भी टॉपिक में। मैं एक चीज बोलता हूं तो आपको बस उसी टॉपिक के बारे में फिर जानना होता है, फिर मैं वन लाइनर बताना ही बंद कर दूंगा अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं बायोन्सी या फ्लोटेशन या बायोंट फोर्स की। अरे मैंने क्या बताया आशुतोष, एक ही चीज को ना तुम मतलब लगे हुए हो अभी। सर प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, डिपेंड करता है कि पदार्थ कैसा। कहीं पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है तो प्रेशर घटता है। ये सब हीट एंड टेम्परेचर में हम लोग बात करेंगे उसकी, ठीक है ना। हीट एंड टेम्परेचर में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर अगर खाना को किसी भी तरह से पानी के नीचे पकाया जाए तो बहुत गहराई में सर, वो क्या बहुत जल्दी पकेगा? प्रेशर वहां पर बढ़ेगा तो जल्दी पकेगा। बिल्कुल, गहराई में लेकर के जाओ, कभी पकाओ। जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर जल्दी, जहां पर प्रेशर कम होगा वहां पर कम जल्दी पकेगा। आ गया बात समझ में? चलो ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं बायोन्सी, या इसी को बोलते हैं बायोंट फोर्स, या फिर इसी को बोलते हैं रोटेशन, या इसी को बोलते हैं क्या, अपथ्रस्ट। सब अलग अलग नाम है ना। और इसी को बोलते हैं उत्प्लवन, उत्प्लवन या उत्प्लवन बल। तो अब हम लोग बात करेंगे फ्लोटेशन की, और यहीं पर हम लोग बात करेंगे किस, आर्किमिडीज के सिद्धांत की, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए किसी पदार्थ का, किसी फ्लूइड में, फ्लूइड यानी लिक्विड एंड गैस दोनों की बात हो रही है, फ्लूइड में तैरना, फ्लोटेशन क्या क्या कहलाता है, फ्लोटेशन, फ्लोटेशन या उत्प्लवन कहलाता है, रोटेशन या उत्प्लवन कहलाता है। यानी किसी पदार्थ का किसी फ्लूइड में, किसी तरल में तैरना, फ्लोट करना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्लोटेशन। और याद रखिएगा, जब कोई पदार्थ, जब किसी पदार्थ को किसी तरल में, किसी फ्लूइड में डुबाया जाता है तो उसके द्वारा तो उसके द्वारा उस पदार्थ पर एक बल लगता है जिसे फ्लोटेशन
जिसे क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, उत्प्लवन बल। हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्प्लवन बल कहते हैं। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस, ये होता है फ्लूइड। फ्लूइड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं तरल, तरल बोलते हैं फ्लूइड को, ठीक है। वन एनी, इसको लिख लीजिएगा, वन एनी मैटर इज मोस्ट, आप पहले इसको लिख लीजिए, फ्लोटिंग ऑफ एनी, फ्लोटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस, floating of any substance in any fluid is called flotation, is called flotation। सेकंड लिख लीजिएगा, when any substance is merged in any fluid then a force is exerted, a force is exerted by fluid on that substance, force is exerted by fluid on that substance, this force is called buoyant force or upthrust। जैसे ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि ये कोई आपका फ्लूइड है, अभी हम लोग सिर्फ फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं। अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बात करेंगे तो वहां पर बताएंगे कोई सुई पानी में तैरता है, कोई बॉल आयरन का डूब जाता है, जहाज पानी में क्यों तैरता है ना, ये सब बात करेंगे। लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि ये अपथ्रस्ट या फ्लोटेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, आप उसको किसी लिक्विड में आप क्या करते हैं, किसी भी मतलब फ्लूइड में आप क्या करते हैं, ऐसे डुबाते हैं। इसके द्वारा क्या होता है ना, इसके द्वारा इस पदार्थ के ऊपर क्या होता है, एक बल लगाया जाता है, एक क्या किया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है। और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी फोर्स को उत्प्लवन बल या फिर क्या कहते हैं, बायोंट फोर्स, या फिर इसी को क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। बायोंट फोर्स या इसी को क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। क्योंकि ये अपथ्रस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में जाता है उसके जस्ट विपरीत ऊपर की दिशा में क्या होता है, ये बल लगाया जाता है। बात समझ। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो किस पर, वही इस अपथ्रस्ट को डिफाइन करता है। आर्किमिडीज जो है वही इस अपथ्रस्ट के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, अपना सिद्धांत देकर उसको लेकर के वो क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। और उसके बाद वो बताते हैं, वो एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो बताते हैं उसमें कि जब भी किसी लिक्विड को, मतलब जब भी किसी पदार्थ को किसी लिक्विड में, द्रव में हम लोग क्या करते हैं, अंशतः या पूर्णतः क्या करते हैं, डुबाते हैं, उसके द्वारा जो विस्थापित द्रव जो है, उसके द्वारा जो विस्थापित द्रव है, लिक्विड है, उसका जो भार है उस वस्तु के भार में परिवर्तन के बराबर होता है। ये हम लोग जो है अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम लोग डिटेल में देखेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पर ही याद रखिएगा, जैसे शिप है, जहाज है, सबमरीन है यानी जो पनडुब्बी है, जैसे आपका बैरोमीटर है, जैसे आपका लैक्टोमीटर है, स्फैग्मोमैनोमीटर है ना। ये सब जो है इसी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। और जो मेटल्स की प्योरिटी का जो पता लगाता है, किसी धातु की शुद्धता का पता लगाने में भी इस आर्किमिडीज के सिद्धांत का यूज होता है ना। इससे रिलेटेड जो भी हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स इससे जिस प्रकार के बनते हैं, उस न्यूमेरिकल को भी क्या करेंगे, देखेंगे। हाँ, जो उसका जो शेप डिजाइन किया जाता है ना, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम। क्लियर है।
इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब इसके आगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की, कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, और इससे रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें हैं। फिर हम लोग बात करेंगे डेंसिटी वगैरह, ठीक है। हाँ, वाटर भी फ्लूइड होता है, डेफिनेटली फ्लूइड होता है वाटर। नेक्स्ट क्लास जो है आपका देखिए शायद सैटरडे को हो, है ना, या फिर मंडे को होगी। अगली क्लास जो होगी मंडे को। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एंड गैस, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एंड, ठीक है। छुट्टी आपकी कल से ही छुट्टी है, तो आपकी क्लास जो होगी अब आपकी मंडे को होगी। मंडे को लंबा छुट्टी है, तब तक आप लोग रिवाइज करिए बढ़िया से, है ना। कल भी छुट्टी है। यह उत्प्लावन को हम लोग अगली क्लास में ना वो बहुत डिटेल में समझ लेंगे, चिंता मत करिए। उत्प्लावन को पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अगला क्लास हमारा पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डेंसिटी, यही सब चलेगा, ठीक है। अब आपका जो अगला क्लास होगा सोमवार को होगा जाकर के। इस बीच में जो समय है, अब त्योहार तो मनाइए ही, है ना, त्योहार तो मनाइए ही, साथ ही साथ अपने मतलब नोट्स को भी रिवाइज करना है ना। ठीक है? बाकी आर्किमिडीज प्रिंसिपल और इस उस उत्प्लवन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नहीं आज क्वेश्चन नहीं, इस बीच में तुम लोग पढ़ाई करो अच्छे से। बाकी क्वेश्चन पूरा जितना अभी तक पढ़े हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करवा देंगे, है ना, किसी दिन। और वन लाइनर वाला नोट भी दे देंगे, कोशिश करेंगे। फिजिक्स का तो दे ही देंगे, कोशिश करेंगे केमिस्ट्री वाला भी वन लाइनर का नोट तुम अवेलेबल करवा दें, ठीक है। केमिस्ट्री का तो मतलब फिजिक्स का करवा ही देंगे आपको, हो सकता है कि आपका केमिस्ट्री का भी करवा। पानी क्यों गीला होता है, इसके पीछे कोहेसिव और अधेसिव फोर्स जो है ना, असंजक और असंजक बल, उसके का वजह है। और कोई डाउट बताइए सर, कौन सा ऐसा लिक्विड होगा जो किसी लिक्विड पे फ्लोट करता है? अरे जैसे पानी है, पानी के ऊपर आप केरोसिन डाल दो, केरोसिन पानी के ऊपर तैलेगा, है ना। पानी है उसके ऊपर आप कोई ऑयल डाल दो, वो ऑयल जो है उसके ऊपर क्या करेगा, तैलेगा। कोई भी, अभी हम लोग जब डेंसिटी पढ़ेंगे ना, तो डेंसिटी में हम लोग पढ़ेंगे अगर किसी पदार्थ का घनत्व कम है, वो ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर तैरता रहता है। यानी कि कोई भी ऐसा लिक्विड जिसका घनत्व मान लीजिए पानी से कम, तो वो पानी के ऊपर क्या करेगा, तैरेगा, ठीक है। हाँ, सी बोट, वो सी वाला बोट पानी में क्यों नहीं डूबता है, वो सब बताएंगे, है ना। हाँ, कम घनत्व वाला हमेशा ज्यादा घनत्व वाले पे तैरेगा, और ज्यादा घनत्व वाला हमेशा कम घनत्व वाले में डूब जाता है। ये भी बताएंगे आगे आपको कि जब कोई जहाज पानी से समुद्र में जाता है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ऐसा क्यों होता है। और जब कोई जहाज समुद्र से नदी में, यानी नदी से समुद्र में जाता है तो थोड़ा सा उठ जाता है, और समुद्र से नदी में जाता है तो थोड़ा सा क्या होता है, सिंक कर जाता है। ऐसा क्यों, तो इसके पीछे डेंसिटी ही है ना, तो वो भी बात करेंगे। स्मृति जी बताया तो, उसके पीछे ससंजक और असंजक बल है, ससंजक असंजक बल पढ़ेंगे वहां पर हम लोग, ठीक है। वो डिपेंड करता है पर्वत की ऊंचाई कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर जब हम ऑयल से सॉल्ट मिक्स करते हैं, सर अभी ऑयल फ्लोट करेगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपका सवाल क्या कहना है। चलिए आप लोगों को, अब हम लोग ना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, अगली क्लास में मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए आपको और आप सबके परिवार को केजीएस की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। तो बढ़िया से त्यौहार मनाइए, और कोशिश करिए कि अगली दिवाली जो हो आपकी नौकरी वाली, तो आपके साथ आप लोग इतनी मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय एंड हैव अ गुड